नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज हम देखने वाले हैं सीजीजीएस का पार्ट 14। पहले से हम लोग 13 पार्ट कर चुके हैं, आज इसका 14 पार्ट है। ये सीजीजीएस की सीरीज लगातार आपके आगामी परीक्षाओं तक चलेगी। ये आपके पूरे सिलेबस को कवर करने में बहुत ही हेल्प करेगा। तो जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि सीजीजीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सभी एग्ज़ामों में, सीजी व्यापम, सीजीपीएससी सभी एग्ज़ामों में पूछा ही जाता है। और प्रयोगशाला परिचालक में तो 40 नंबर में मैक्सिमम पोर्शन सीजीजीएस का ही है, और कृषि मंडी बोर्ड का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें 17 नंबर आने वाला है छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से। तो आपके लिए ये एमसीक्यू सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है, तो आप बने रहिए योगेंद्र साहू क्लासेस के साथ। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ के किस जिले में सिंचाई सुविधा सबसे कम है? नारायणपुर, सुकमा, दंतेवाड़ा या बस्तर? तो सिंचाई सुविधा सबसे कम कौन से जिले में है? तो वो है दंतेवाड़ा जिले में। ये आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से है दंतेवाड़ा में, ठीक है। तो कम जब दंतेवाड़ा में है तो सबसे ज्यादा कहाँ होगा? तो सबसे ज्यादा सिंचित जिला है कोरबा। यहाँ तक क्लियर है? ये रहा पहले क्वेश्चन का आंसर। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। सीता नदी वन अभ्यारण्य में खालिस्तान जलाशय स्थित है? सोंढूर, अर्जुनी, कोडार या भैंसाजार? सीता नदी वन्य अभ्यारण्य, तो सीता नदी वन्य अभ्यारण्य कहाँ है? ये है धमतरी जिले में, ठीक है। कौन से जिले में है? धमतरी जिला में। और ये सबसे पहला वन्यजीव अभ्यारण्य है। इसकी स्थापना हुई थी 1974, ठीक है। इसकी क्षेत्रफल की अगर बात की जाए तो इसका क्षेत्रफल है 559 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, 559 वर्ग किलोमीटर। ये तो रहा सीता नदी वन्य अभ्यारण्य के बारे में जानकारी। तो इसके अंदर जो जलाशय स्थित है तो वो जलाशय कौन सा है? तो वो जलाशय है सोंढूर जलाशय। सोंढूर नदी उड़ीसा से निकलती है, गरियाबंद और धमतरी से होते हुए बहती है। तो धमतरी में वो सीता नदी वन्य अभ्यारण्य के बीचों बीच बहती है, उसके बीच बहती है। तो वहाँ वो कौन सा जलाशय बनाती है? सोंढूर जलाशय। ओके, तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, नया रायपुर में जलापूर्ति हेतु महानदी में किस स्थान पर एनीकट बनाया गया है? तो नया रायपुर में जलापूर्ति हेतु कहाँ पे एनीकट बनाया गया है? राजिम में, टीला में, सेना में या फिर आरंग में? तो नया रायपुर में एनीकट बनाया गया है, वो उस जगह का नाम है टीला। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो आप टीला का नाम याद रखेंगे कि नया रायपुर में पानी की आपूर्ति के लिए एक एनीकट बनाया गया है, तो उस स्थान का नाम क्या है? टीला, वहीं बनाया गया है। फोर्थ क्वेश्चन है, साराडी बैराज किस नदी पर बनाया गया है? तो साराडी बैराज शिवनाथ, जोग, महानदी या केलोक किस पर बनाया गया है? तो साराडी बैराज बनाया गया है महानदी पर। और बनाया कहाँ गया है? तो साराडी बैराज पहले जांजगीर चांपा में आता था, अब कौन सा जिला लेंगे? अब शक्ति लेंगे। शक्ति में साराडी, कलमा, मिरौनी, इन बैराज को बनाया गया है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ और कौन कौन सा बैराज? कलमा बैराज और मिरौनी बैराज। ये दोनों बैराज भी कहाँ आएंगे? शक्ति जिला में। महानदी में इसके साथ ही बसंतपुर बैराज और एक शिवरी नारायण बैराज, शिवरी नारायण बैराज भी बनाया गया है। लेकिन ये दोनों कौन से जिले में आएंगे? ये दोनों आएंगे जांजगीर चांपा में। इसके साथ ही एक समोदा बैराज भी बनाया गया है, और ये आता है रायपुर जिले में। तो महानदी पर कौन कौन से बैराज बनाए गए हैं, इसका नाम आप लोग यहीं से याद रख लेना। साराडी बैराज जो कि कहाँ है? शक्ति जिले में। कलमा बैराज और मिरौनी बैराज ये कहाँ है? ये भी कहाँ है? शक्ति में। और बसंतपुर
बैराज, सिवरी नारायण बैराज, ये जांजगीर चांपा जिले में आएंगे। समोदा बैराज किस में आएगा? रायपुर जिले में। 5वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की नदियों तथा उन पर बसे नगरों को क्या करना है? सुमेलित करना है। कुछ अगर नदियों के तट पर बसे हुए हैं तो उनको हमको सुमेलित करना है। तो हसदेव, हसदेव के किनारे पर कौन सा शहर बसा हुआ है? तो हसदेव के किनारे पर बसा हुआ है कोरबा जिला, ठीक है, कोरबा शहर। महानदी, तो महानदी के किनारे पर कौन बसा हुआ है? तो महानदी के किनारे पर बसा हुआ है राजिम। इंद्रावती, इंद्रावती के किनारे पर कौन बसा हुआ है? तो इंद्रावती के किनारे पर बसा हुआ है हमारा जगदलपुर। और शिवनाथ के किनारे पर कौन बसा हुआ है? तो शिवनाथ के किनारे पर बसा हुआ है हमारा दुर्ग शहर। तो आप लोग ऐसे मिलान कर लीजिएगा, 1 का डी, 2A, 3C, 4B। ठीक है, ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 6वां है, निम्न नगरों में कौन महानदी के किनारे पर नहीं बसा है? पूछ रहे हैं। क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, क्या है क्या नहीं है इस पर ज़्यादा ध्यान देकर। इसमें पूछे कि कौन सा ऐसा शहर है जो महानदी के किनारे पर नहीं बसा हुआ है। ऑप्शन है रायगढ़, सिरपुर, सिवरी नारायण और राजिम। तो रायगढ़ ऐसा शहर है जो महानदी के तट पर नहीं बसा हुआ है। तो महानदी के तट पर नहीं बसा हुआ है तो कहाँ बसा हुआ है? ये बसा हुआ है केलो नदी के तट पर। केलो नदी के तट पर रायगढ़ शहर बसा हुआ है। बाकी जो रहा सिरपुर, सिवरी नारायण और राजिम, ये तीनों महानदी के तट पर बसे हुए। इसके साथ ही पलारी, पलारी हो गया, महासमुंद हो गया, ये सब महानदी के तट पर बसे हुए शहर हैं। अभी हम लोग CGGS का टॉपिक वाइज सीरीज करते जा रहे हैं। अभी हम लोग छत्तीसगढ़ का भूगोल कर रहे हैं, उसके बाद जनजाति, लोक कला, संस्कृति करते हुए छत्तीसगढ़ के इतिहास को कवर करेंगे। आपके आगामी परीक्षा तक आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। तो आप सभी अगर अपनी तैयारी बेहतर करना चाहते हैं तो योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप डाउनलोड करके वहाँ प्रयोगशाला परिचालक का कोर्स, कृषि मंडी बोर्ड का कोर्स परचेस कर सकते हैं। और वहाँ साथ ही टेस्ट सीरीज़ भी लॉन्च की गई है, तो आप जाके वहाँ टेस्ट सीरीज़ भी खरीद सकते हैं। या फिर 8770123687 इस नंबर पर कॉल करके आप सभी कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं और टेस्ट सीरीज़ के बारे में भी आप जानकारी ले सकते हैं। देखते हैं हमारा 7वां प्रश्न क्या कहता है। छत्तीसगढ़ के नदियों के निम्न समूह में लंबाई के अनुसार किस समूह में नदियों का अवरोही क्रम सही है? अवरोही क्रम मतलब होता है घटता हुआ क्रम, मतलब सबसे जिस नदी की लंबाई सबसे बड़ी होगी वो पहले आएगी, फिर उसके बाद फिर लास्ट में सबसे छोटी। तो यहाँ पे 4 नदियों का नाम दिया है, इंद्रावती, शिवनाथ, रिहंद और मांड। तो देख लेते हैं इनकी लंबाई क्या क्या है। तो इंद्रावती की लंबाई कितना है? तो इंद्रावती की लंबाई है 264 किलोमीटर। शिवनाथ का लंबाई है 290 किलोमीटर। रिहंद का लंबाई है 145 किलोमीटर। और लास्ट में क्या है? मांड नदी। तो मांड नदी की लंबाई कितनी है? तो मांड नदी की लंबाई है 155 किलोमीटर। अब इसको हमको कौन से क्रम में जमाना है? अवरोही क्रम में, मतलब क्या? घटते हुए क्रम में। तो सबसे बड़ा वाला पहले आएगा, तो सबसे पहले क्या आएगा? शिवनाथ आएगा। उसके बाद कौन सा आएगा? उसके बाद आएगा इंद्रावती के बाद मांड के बाद रिहंद। देखते हैं ये सीक्वेंस कहाँ पे है। तो सबसे पहले आएगा शिवनाथ, इंद्रावती, मांड और उसके बाद रिहंद। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा बांध छत्तीसगढ़ में सबसे पुराना बांध है? तो सबसे पुराना बांध कौन सा है? सोंडूर बांध, सिकासेर, पैरी या फिर रुद्री। तो छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना बांध है रुद्री बांध। रुद्री बांध महानदी पर बनाया गया सन 1912 में। तो सबसे पुराना बांध कौन सा है? रुद्री बांध। नौवां प्रश्न है, असत्य कथन है। कौन सा कथन असत्य है हमको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है पवई जलप्रपात बलरामपुर जिले में है। ऑप्शन बी है तीरथगढ़ जलप्रपात सबसे ऊंचा जलप्रपात है। चित्रकोट जलप्रपात सबसे ऊंचा जलप्रपात है।
ये सबसे चौड़ा जलप्रपात है, ऐसा आएगा, ठीक है। और रक्सगंडा जलप्रपात हसदेव नदी पर है। तो कौन सा असत्य है? तो पवई जलप्रपात तो बलरामपुर में है, ये बिल्कुल सही है, चनान नदी पर। और तीरथगढ़ जलप्रपात सबसे ऊंचा है, ये भी बिल्कुल सही है। चित्रकूट जलप्रपात सबसे चौड़ा है, ये भी सही है। रक्सगंडा जलप्रपात हसदेव नदी पर है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि जो रक्सगंडा जलप्रपात है वो हसदेव नदी पर नहीं, वो कौन सी नदी पर है? वो रिहंद नदी पर है। और रिहंद नदी कहाँ से निकलती है? तो रिहंद नदी छुरी मतरिंगा की पहाड़ी से निकलती है। और ये कौन से अपवाह तंत्र का हिस्सा है? तो ये सोन नदी अपवाह तंत्र का हिस्सा है। ऊपर में जाके ये किससे मिल जाती है? सोन नदी से मिल जाती है। रिहंद नदी पर ही यूपी में एक बांध बनाया गया है, गोविंदपन सागर बांध। कहाँ पे बनाया गया है? तो यूपी में बनाया गया है, ना कि छत्तीसगढ़ में। कौन से नदी में? तो हमारे छत्तीसगढ़ की नदी है रिहंद नदी। निम्न में से कौन सी नदी इस राज्य एवं महाराष्ट्र राज्य के मध्य सीमा बनाती है? तो हमारे छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के बीच सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है? सबरी, नारंगी, बाघ या फिर कोटरी? तो वो सीमा रेखा बनाती है बाघ नदी, ठीक है। अगर मैं छत्तीसगढ़ का रफ मैप बनाऊं तो यहाँ राजनांदगांव से लेकर बीजापुर तक कौन टच करता है? तो इसको टच करता है महाराष्ट्र। और राजनांदगांव से निकलने वाली, राजनांदगांव के फुलझारी के पहाड़ी से निकलने वाली एक नदी है, नदी कौन सा? यहाँ पे नदी कौन सा? तो वो बाघ नदी। तो ये बाघ नदी बॉर्डर में बहती है, तो वो महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ का क्या बनाती है? बॉर्डर बनाती है। कौन सी नदी? बाघ नदी। यहाँ तक क्लियर? 10 क्वेश्चन। बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की ओर। 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ की सीमा से बाहर है? मतलब जो छत्तीसगढ़ की सीमा में से उसका उद्गम नहीं होता, उसका नाम पूछा है। तो ईव नदी, इंद्रावती नदी, पैरी नदी, हाफ नदी। तो जो छत्तीसगढ़ की सीमा से जिसका बाहर उद्गम है वो नदी कौन सी है? तो वो नदी है इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में नहीं होता, उसका उद्गम होता है उड़ीसा के कालाहांडी के पहाड़ी से, ठीक है। उड़ीसा के कालाहांडी पहाड़ी से निकलती है इंद्रावती, और बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर में से बहती हुई किसमें मिल जाती है? गोदावरी नदी में मिल जाती है। ईब नदी, तो ईब नदी का उद्गम कहाँ है? ईब नदी का उद्गम है खुर्जे की पहाड़ी, जसपुर, ठीक है। जसपुर में इसका उद्गम होता है, तो जसपुर तो छत्तीसगढ़ में ही है। खुर्जा की पहाड़ी, ईब नदी। पैरी नदी, तो पैरी नदी का उद्गम होता है भातरी नवागढ़ की पहाड़ी, गरियाबंद में, बिंद्रा नवागढ़ तहसील गरियाबंद, तो ये भी छत्तीसगढ़ में आ रहा है। और हाफ नदी का उद्गम होता है कांदावानी की पहाड़ी, कवर्धा से, ठीक है। कांदावानी की पहाड़ी का हाफ नदी। तो सबसे अलग वाला कहा गया छत्तीसगढ़ से बाहर किसका उद्गम हो रहा है? तो इंद्रावती नदी का, क्योंकि ये कहाँ से निकल रही है? ओडिशा से निकल रही है, इसलिए ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन है, हसदेव नदी में मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो हसदेव नदी निकलती कहाँ से है? तो हसदेव नदी कैमूर, देवगढ़ की पहाड़ी, सोनहट पठार से निकलती है, मनेन्द्रगढ़ जिला से, ठीक है। और बहती हुई आती है कोरबा की ओर, और जांजगीर चांपा में किसे मिल जाती है? महानदी से मिल जाती है। लेकिन इसमें क्या पूछे? हसदेव नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो हसदेव नदी के सहायक कौन कौन से हैं? तो तान नदी, गेज नदी, चोरनाई नदी, जटाशंकराई, ये सब क्या है? ये सब हसदेव नदी की सहायक नदी। और हसदेव नदी का लंबाई कितना है? 176 किलोमीटर, 176 किलोमीटर इसकी लंबाई है। सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है इसकी? तो सबसे सहायक नदी है गेज। देखो गेज को कैसे याद रखना है? गेज एक दूरी मापने का इकाई है, लेकिन वो छोटी इकाई होती है, छोटी दूरी को गेज से नापते हैं, लेकिन हमको क्या याद रखना है कि ये सबसे बड़ा इकाई है। तो इससे याद रखना सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? गेज नदी। किसका? तो हसदेव नदी का। हसदेव नदी पर एक बांध बना हुआ है, मिनी माता बांग, या हसदेव बांगो डैम जिसको बोलते हैं। छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा बांग है, 87 मीटर इसकी क्या है? ऊंचाई है। और विद्युत उत्पादन क्षमता भी हो रही है वहाँ 120 मेगावाट, 40 मेगावाट के 3 यूनिट। अच्छा, जिन्होंने कमेंट करके आंसर दिया है उसका नाम मैं बता देती हूँ कि किन्होंने सही आंसर दिया।
ताकि वो नेक्स्ट टाइम भी जल्दी से जल्दी आंसर दे। तो मैं सीरीज 12 और सीरीज 13 दोनों का बताना चाहूँगी कि दोनों में किसने किसने आंसर दिया है। सबसे पहले पार्ट 12 का देखते हैं कि इसमें किसने आंसर दिया है। थोड़ा नेटवर्क का इशू है। महानदी की लंबाई और छत्तीसगढ़ में उसकी लंबाई बताया है रुपेश साहू जी ने, बहुत बढ़िया। और मैंने पूछा छत्तीसगढ़ निर्माण के समय हमारे राष्ट्रपति कौन थे, तो अजय जी ने आंसर दिया है, KR नारायणन। और अरुणा धीवर जी ने भी बताया है। राम मंडावी जी ने भी महानदी की लंबाई बताई है। और निरंजन तिग्गा जी ने भी बताया है आंसर। बहुत लोगों ने आंसर दिए है, वेरी गुड। और पार्ट 13 साक्षरता सीजी की, इसमें किसी ने अभी तक आंसर नहीं दिया। इसमें अभी तक तो किसी ने आंसर नहीं दिया, शायद वीडियो अभी ही अपलोड हुआ है। तो आप लोग पार्ट 13 में कमेंट करके आंसर दीजिएगा, मैं नेक्स्ट सेशन में उसका नाम बताऊंगी। 13वां क्वेश्चन है हमारा, महानदी के उद्गम स्थल पर होने वाले माघ पूर्णिमा का मेला किस ऋषि के नाम से है? तो मुचकुंद ऋषि, लोमस ऋषि, अगस्त्य ऋषि या श्रृंगी ऋषि। तो महानदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो महानदी का उद्गम हुआ है सिहावा की पहाड़ी से। तो वहाँ पे किस ऋषि का आश्रम है? श्रृंगी ऋषि आश्रम। ठीक है, मेला लगता है उसमें कब? माघ पूर्णिमा के समय। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ की नदी और उसका उद्गम सुमेलित है? पूछ रहे हैं कौन सा सुमेलित है। तो हसदेव सोनहट पहाड़ी से नहीं निकलता, देवगढ़ की पहाड़ी से निकलता है। सोनहट का पठार है, ठीक है, देवगढ़ की पहाड़ी से निकलता है हसदेव, तो ये तो सुमेलित नहीं है। मांड सामरी पाट से निकलता है क्या? तो सामरी पाट से नहीं निकलता। ये कहाँ से निकलता है? तो ये मैन पाट से निकलता है। शिवनाथ सिहावा की पहाड़ी से निकलती है क्या? गलत, सिहावा की पहाड़ी से नहीं निकलता। ये कहाँ निकलता है? पाना बरस की पहाड़ी, या महाराष्ट्र में रहते हैं गोड्री की पहाड़ी। ठीक है, अरपा खोडरी खोंगसरा की पहाड़ी से निकलता है, गौरेला पेंड्रा मरवाही से। तो ये सुमेलित है, ऑप्शन डी क्या है हमारा? सुमेलित है। अरपा महोत्सव भी मनाया जाए गौरेला पेंड्रा मरवाही में, जब से उस जिले का निर्माण हुआ है तब से। पहले ये बिलासपुर में लेते थे, अब कहाँ लेते हैं? GPM में लेते हैं। कोरबा शहर किन नदियों के तट पर स्थित है? तो कोरबा शहर है वो, एक तो हम लोग देख ले कि वो हसदेव के किनारे स्थित है, इसके साथ ही में उसके और कुछ नदी है, हसदेव और अहिरन, हसदेव और महानदी, गोदावरी और इंद्रावती। तो कोरबा किसके किसके बीच स्थित है? तो कोरबा हसदेव और अहिरन नदी के बीच क्या है? स्थित है। ठीक है, उसी के तट पर क्या बसा हुआ है? कोरबा शहर। हसदेव तो याद रहेगा आपको, क्योंकि कोरबा से हसदेव नदी बहती है, मुख्य नदी है। और क्या याद करना है? उसकी सहायक नदी अहिरन नदी को भी याद करना है। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी बेसिन छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक क्षेत्र सुमेलित है? इसमें भी कौन सा सुमेलित है ये पूछा है। कोरबा नदी बेसिन छत्तीसगढ़ का मैदान, तो ये तो बिल्कुल सुमेलित है। कोरबा नदी बेसिन छत्तीसगढ़ के मैदान में ही आती है। सबरी नदी बेसिन मैकल श्रेणियां, तो सबरी नदी बेसिन मैकल श्रेणियां में नहीं आता, ये किस में आता है? दंडकारण्य के पठार में। दंडकारण्य के पठार में आता है सबरी नदी बेसिन। हसदो रामपुर बेसिन, तो हसदो रामपुर बेसिन ये भी बघेलखंड के पठार में आता है। तो इसके दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, ये ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन सी भी सही है। मनियारी नदी बेसिन बस्तर के पठार में आता है क्या? तो नहीं, मनियारी नदी बेसिन आता है छत्तीसगढ़ के मैदान में। तो इसका ऑप्शन ए और ऑप्शन सी दोनों सही है। ठीक है, आप लोग एक बात याद रखना, हसदेव रामपुर बेसिन बघेलखंड के पठार में आता है, लेकिन जब हसदेव मांड बेसिन की बात की जाए तो वो छत्तीसगढ़ के मैदान में आता है। ऐतिहासिक ग्राम ताला
किस नदी के किनारे बसा हुआ है? जो ताला गांव है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? खारून, खारंग, मनियारी या फिर हाफ? कौन सी नदी के किनारे पर बसा हुआ है ताला गांव? तो ताला गांव बसा हुआ है मनियारी नदी के किनारे। तो यहाँ से क्या मिला है? यहाँ से रुद्र शिव की प्रतिमा मिली है। और ताला गांव में छत्तीसगढ़ के सबसे प्राचीन मंदिर देवरानी जेठानी मंदिर है, जिसका निर्माण हुआ था 5वीं सदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महानदी का पौराणिक नाम नीलोत्पला बताया गया है। कौन से पुराण में नीलोत्पला बताया गया है महानदी का नाम? मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, ब्रह्म पुराण या फिर वायु पुराण? तो हम लोग को याद रखना है महानदी का नाम नीलोत्पला बताया गया है किसमें? तो वायु पुराण में। जैसे कि आसमान नीला नीला दिखता है, तो अब हमको क्या याद रखना है कि हवा भी नीला दिखता है। हालांकि हवा दिखता नहीं, बट याद करने के लिए याद कर सकते हैं कि वायु कैसे दिखता है? नीला नीला दिखता है। तो वायु पुराण में क्या बोला गया है? नीलोत्पला। और कौन से युग में नीलोत्पला बोला गया है? तो सतयुग में नीलोत्पला बोला गया है। ठीक है, सतयुग में नीलोत्पला। वहीं अगर द्वापर युग की बात की जाए, द्वापर युग, तो द्वापर युग में महानदी को क्या बोला जाता है? चित्रोत्पला। चित्रोत्पला, ठीक है। द्वापर युग में महानदी का नाम क्या था? चित्रोत्पला। और इसका वर्णन कहाँ पर है? तो इसका वर्णन है स्कंद पुराण में। स्कंद पुराण में। तो इन दोनों का नाम आप लोग याद रखेंगे। सतयुग वायु पुराण में कौन सा? नीलोत्पला। स्कंद पुराण द्वापर युग, इसमें चित्रोत्पला। प्राचीन नाम था कनक नंदिनी और वर्तमान नाम क्या है? महानदी। इसके साथ ही इनको महानंदा के नाम से भी जाना जाता था, महानदी को। छत्तीसगढ़ की सोना खान सीरीज निम्न में से किसमें शामिल है? जो सोना खान सीरीज है वो किसमें शामिल है? कडप्पा में, धारवाड़ में, आर्कियंस में या गोंडवाना में? तो छत्तीसगढ़ में जो सोना खान सीरीज है ना, वो धारवाड़ शैल समूह का हिस्सा है। धारवाड़ शैल समूह की 3 सीरीज छत्तीसगढ़ में है। एक सीरीज तो हो गया सोना खान, दूसरा सीरीज कौन सा हो गया? तो चिल्फी घाटी, चिल्फी घाटी सीरीज। ठीक है, दूसरा कौन सा सीरीज हो गया? चिल्फी घाटी सीरीज। तीसरा सीरीज कौन सा हो गया? तो तीसरा बस्तर क्षेत्र, बस्तर क्षेत्र सीरीज। 3 सीरीज छत्तीसगढ़ में है। किसके? धारवाड़ के, एक सोना खान, एक चिल्फी घाटी और एक कौन सा? बस्तर में। तो चिल्फी घाटी के भी एक लामा, चेरिक लामा। यहाँ क्या मिलता है? लोहा इसका मिलता है, क्योंकि धारवाड़ शैल समूह में किसकी कौन सा अयस्क मिलता है? धारवाड़ शैल समूह से, तो वहाँ मिलता है हमको लोहा अयस्क। तो सोना खान साइड भी मिलता है लोहा अयस्क। चिल्फी घाटी के एक लामा, चेलिक लामा, इन सब में मिलता है। बस्तर के बैराडीला में तो मिलता ही है लोहा अयस्क। कडप्पा से क्या मिलता है हमको? चूना पत्थर। गोंडवाना से कोयला। और ये रहा आज का अंतिम प्रश्न। वीडियो कैसा लगा आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके भी बताइए कि टॉपिक वाइज आपको सीरीज कैसा लग रहा है। आपका एक्सपीरियंस आप सब शेयर कर सकते हैं। और ये रहा अंतिम प्रश्न, मांड और महानदी के संगम पर कौन सा धार्मिक स्थल है? मांड नदी और महानदी दोनों के संगम पर कौन सा धार्मिक स्थल है? डिडनेश्वरी देवी, अंगारमती, चंद्रहासनी या फिर ऑप्शन डी क्या है? ऑप्शन डी है महामाया मंदिर। तो कौन सा धार्मिक स्थल है मांड और महानदी के तट पर संगम पर? तो वो है चंद्रहासनी देवी का मंदिर। ये चंद्रहासनी देवी का मंदिर पहले हम लोग जांजगीर चांपा में लेते थे, लेकिन अब किस में लेंगे? अब लेंगे शक्ति में। ठीक है, शक्ति जिला में। मांड, महानदी और लात नदी तीनों के संगम पर महानदी के बीचों बीच नाथलदाई का मंदिर भी है। और मांड और महानदी के संगम पर कौन सा मंदिर है? कुची पहाड़ी पर चंद्रहासनी माता का मंदिर है। तो ये आप लोग याद रखेंगे, दोनों आता है किसमें? शक्ति जिला में। तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।